बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर हुमा बुखारी के घर पे, जो कि वाइस चांसलर हैं न्यूपोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, और उनके साथ साथ हमने एक ख़ास मेहमान को भी मदऊ किया ताकि उनके साथ भी हम ईद की खुशियाँ बांट सकें और ईद की जो है रौनकें वो मज़ीद जो है वो निखर के सामने आए और मज़ीद सेलिब्रेशन में मज़ा आए, तो जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सरफराज अली मेथो साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने हमें इतना कीमती वक्त दिया और हमारी ईद तो दुबाला हो गई कि हम आपके घर आएँ, आपके साथ ईद मिलें और ईद की खुशियाँ बांटने आएँ। और आपसे शुरू कर लेते हैं बैरिस्टर साहब, आपसे कि पहले तो ये बताएं कि बचपन से थोड़ा सा अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं, बचपन की ईद को आप अब की ईद से अगर कंपेयर करें तो आपको क्या डिफरेंस लगता है? बचपन में तो ज़ाहिर है बड़े मज़े होते थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ईदी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ईदी लेनी होती है। तो बचपन की ईद को आप इस ईद से कैसे जो है रिलेट करेंगे? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात शुरू की बचपन की यादों से। इंसान जिस हाल में भी हो उसको उस हाल में खुश रहना चाहिए। बिल्कुल। बचपन के अपने एडवांटेजेस होते हैं, जैसे आपने कहा कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, बिल्कुल, लेकिन बड़े होने के साथ आपकी जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो अल्लाह ताला उस हवाले से आपके अंदर सलाहियतें भी पैदा करता है। बिल्कुल। तो ठीक है, अच्छा है। तो सर, आप की जो सिबलिंग्स हैं उसमें आपका कौन सा नंबर है? आप सबसे बड़े हैं, मिडिल हैं या सबसे लास्ट वन है? मैं वैसे मेरा दूसरा नंबर है, मुझसे बड़ी बहन है। ओके। और 7 मुझसे छोटे हैं। सर, लेकिन भाई छोटा भी हो तो बड़ा ही होता है, ऐसा ही है। तो सर, किस तरह की बॉन्डिंग थी बचपन में ईद की तैयारियों के हवाले से? क्या जो एक्साइटमेंट होती थी? क्योंकि अगर हम बचपन की बात करें तो बड़ा, आज भी अगर हम बच्चों को देखते हैं और अगर हम अपने चाइल्डहुड से अगर उसका कंपैरिजन करें तो सर हमें ये एक्साइटमेंट होती थी, हम ड्रेसेस भी लाएं तो वो भी हमको सबको दिखाने होते थे, जो भी ईद की हमारी शॉपिंग होती थी। आजकल वो चीज़ें शायद थोड़ी सी कम हो गई हैं क्योंकि इतना ज़्यादा फैमिली इंट्रैक्शन नहीं है या जॉइंट फैमिली सिस्टम इतना ज़्यादा नहीं है। आप किस हद तक इससे इत्तेफाक करेंगे? जी बिल्कुल, आप वजह फरमा रही हैं। तो आज से कुछ दहाइयाँ पहले ये जरूर था कि फैमिली की बॉन्डिंग ज़्यादा थी। तो एक किसी हिंदी फिल्म का डायलॉग है कि दीवारें ज़्यादा बन गई है, रिश्ते कमज़ोर कम हो गए। तो उस हवाले से ये है कि पहले बिल्कुल जॉइंट फैमिली अक्सर घरों में अभी भी है कुछ घरों में, लेकिन पहले अक्सरियत के यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है। पर्टिकुलरली त्योहारों पे तो सारे इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ अभी भी ऐसा ही है। अच्छा। मोस्टली फैमिली गेट्स टुगेदर, सारे मतलब मेरे बच्चे, मेरे सिस्टर्स के बच्चे और हमारे बहन भाई, वालिदैन सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनका वही एक जो हमारी बचपन और मैं उनकी बचपन की आज देखता हूँ तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बिकॉज द ट्रेडिशन हैज कंटिन्यूड। ट्रेडिशन है, वो होना भी चाहिए। मैम, आपकी तरफ आती हूँ, आप ये बताइए कि आप तो खुद खातून खाना हैं, तो हमारी बीइंग अ वुमेन बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ईद से पहले भी, ईद के दिन भी, क्योंकि वो तैयारियां भी अपनी भी होती हैं, फिर किचन की तैयारियां अलग होती है। तो आपकी ईद कैसी गुजरती है और आप अपने बचपन से आपकी जो है ईद को अगर कंपेयर करें, क्योंकि आप एक मदर भी हैं ऑब्वियसली। मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए, ये जो बचपन या जो भी आप कहें ना, ये आपके अंदर की एक फीलिंग्स होती है कि आप जिंदगी को किस तरह लेते हैं। बिल्कुल। आप चाहें तो आप उम्र के आखिरी हिस्से तक हर चीज को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसमें रंग पैदा कर सकते हैं, उसके हिसाब से खुश हो सकते हैं। तो जो त्यौहार होते हैं ना, इनमें आपको उसी तरह ही सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो बचपन हो, आपकी उम्र का कोई भी हिस्सा हो। और खासतौर पे ईद के हवाले से तो जाहिर हमारा पूरा महीना इबादतों में गुजरता है और उसी का शुक्राना है, उसी की सेलिब्रेशन है। तो क्योंकि वो मकसद एक है, तो उसका जो एक खुश होने का अंदाज है वो भी वही रहना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बचपन से आज तक मैं अपने अंदर तो यही फील करती हूँ कि ईद मेरे लिए बहुत अहम होती है। ईद की तैयारियां भी मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि लोग ये क्यों कहते हैं कि हम ईद का दिन सो के गुजारते हैं, क्योंकि सो के तो आप कोई भी दिन गुजार सकते हैं। एग्जैक्टली। तो बेहतर है कि आप ईद पे उसकी वही आप रिवायात को रखें कि आप सुबह उठें, आपके यहाँ लोग आ रहे हो या आप कहीं जा रहे हो, घर में आपसे बड़े हैं और घर में खाने का एहतमाम भी हो, दावतों का भी, क्योंकि अब जितनी मसरूफ जिंदगी हो गई है, यही कुछ मौके रह गए हैं कि जिसमें हम अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से और अपने ट्रेडिशंस को हम बरकरार रखें। बिल्कुल सही, बिल्कुल
हमारे बच्चों में मुंतकिल होंगी ये सारी चीजें। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अगर वो होता ही है ना कि जो घर में बच्चे देख रहे होते हैं तो वही अडाप्ट भी करते हैं। अब अगर वो ट्रेडिशन अगर हम खत्म करते चले जाएंगे तो बच्चों के अंदर वो चीज, ईद की जो अहमियत है वो खत्म होती चली जाएगी। अच्छा मैम, एक खास पकवान होते हैं, शीर खुरमा, मीठे, ये सारी चीजें होती हैं, तो सुबह से कब से आप तैयारी शुरू कर देती हैं? चांद रात से ही तैयारी शुरू हो जाती है? तो कोई स्पेसिफिक बच्चों की आपकी फरमाइश होती है कि बस मामा ये चीज तो जरूर बननी चाहिए, या आपके घर का कोई ऐसा ट्रेडिशन है कि कुछ घरानों में होता है कि शीर खुरमा बहुत, क्योंकि इस मीठी ईद है तो शीर खुरमा, कहीं सवैयां पकाई जाती हैं, तो आपके यहाँ क्या ट्रेंड है? देखिए बहुत शुरू से, क्योंकि मेरी अम्मी अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं, तो हमेशा से था कि उनके बहन भाई उनसे मिलने आते थे, तो वो फिर मैंने अपनी शादी के बाद उसको रखा कि मेरे यहाँ सब जब आपने कंटिन्यू तो किया। वो मुझे उसी तरह ही है कि ईद वाले दिन आपके यहाँ लोगों को आना चाहिए, दावत होनी चाहिए, और आप जाएं लोगों के यहाँ, तो और उसमें जो खास पकवान होते हैं, आप उसको सेवैयां कहें, शीर खुरमा, ये सारी चीजें ये जरूर हो, ये जरूर। अच्छा सर, अभी वैसे बहुत ज़बरदस्त हो जाता अगर आपकी फैमिली भी साथ होती, तो मैं फिर भाभी से ज़रा पूछती कि आप कितने अच्छे होस्ट हैं, कितना उनको हेल्प करते हैं, क्योंकि उमूमन होता ही है कि ख़वातीन बेचारी जो है, मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि हम तैयारियां भी सारी करते हैं, फिर ईद के दिन भी हमें किचन में तो जाना लाजमी है, तो आप कितने अच्छे होस्ट हैं, कितनी अच्छी आप ज़्यादा हेल्प करते हैं अपनी मिसेस की, या आप वो एक रवायती हस्बैंड हैं आप? देखिए ईद चूंकि मैं दरगाह पे करता हूँ, मेरे दादा की दरगाह है, तो वहाँ पे एक ट्रेडिशनल सिलसिला है, क्योंकि हमें एक सबक ये भी है कि इन रवायतों को भी आगे बढ़ाना है, और उन रवायतों में होता है कि आपके साथ सैकड़ों की तादाद में मेहमान मिलने आते हैं, और फिर उन सैकड़ों की तादाद में मेहमानों को जब आप अटेंड करते हैं तो आपके पास वो टाइम नहीं होता कि आप खाना बनाएं या जो बाकी चीजें, तो सही काम बटा हुआ होता है, पूरी एक जैसे जमात होती है, वो सारे काम मिलजुल के करते हैं, तो ये जरूरी भी नहीं है कि सारा काम मेरी मिसेस करे, वाइफ करे, वो अपने हिस्से का मेहमानों को अटेंड करती हैं, बाकी जो हिस्से का काम होता है उसी ट्रेडिशन से जो मेरे वालिद ने किया है और वालिदा ने किया है और उनके बहन भाइयों ने किया है, वही हम भी करते आगे बढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वही जनरेशन टू जनरेशन चीजें जो है वो ट्रांसफर होंगी। मैं इनकी मिसेस को जानती हूँ या जितना मैंने वो किया है, मुझे यकीन है कि एक बहुत अच्छी होस्ट होंगी वो, अगर वो सिर्फ मेहमानों की खातिर तवाज़ो भी करती होंगी, उनसे मिलती होंगी, तो बहुत दिल से होता होगा। बिल्कुल ऐसा, बाज़ लोगों से जो वाइब्स आती हैं, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो आपके ट्रेडिशन की बात होगी सर, कि ऑब्वियसली आप लोगों ने एक, क्योंकि आपके पेरेंट्स करते आए हैं, अब आप लोग वो कर रहे हैं फॉलो, लेकिन एक होता है ना कि ख़ास एक फरमाइश होती है कि भाई आज मेरा ये, क्योंकि ख़ास त्यौहार है तो आज ये खाने का दिल चाह रहा है और ये मुझे बनवाना है, तो ऐसी कोई फरमाइशें होती हैं? देखिए हमारे यहाँ लोकली साइयाँ बनती हैं, 2-3 रोज पहले अपने ही घर में आटे से साइयाँ बनाई जाती हैं। अच्छा, जबरदस्त। खुश्क की जाती हैं, फिर अपने घर में जो मक्खन बनता है वो उसी को सुबह को सवियां बॉयल होती हैं, तो बड़ी प्योर चीजें मिलती हैं सर आपको। बॉयल सवियों में आप मक्खन डालते हैं और फिर वो शक्कर डालते हैं, शक्कर वहीं बनती है, जबरदस्त, गन्ना वहीं पीसता है, वहीं शक्कर बनती है, वहीं आपका मक्खन बनता है, वहीं आपकी सवियां बनती है, और गंदम भी वहीं उगती है। सर उसका तो टेस्ट ही अलग होता होगा। एक बड़ी ट्रेडिशनल सा, जैसे आप कह रहे मीठी ईद है। दूसरा हमारे यहाँ जो होता है कि सुबह के वक्त में, या क्योंकि सुबह के वक्त में सवियां खाई जाती है, बिल्कुल 10-11 बजे आपका जो आपका नमकीन खाना तैयार हो जाता है, उसमें मोस्टली हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है वो है पुलाव की, और उसके साथ आप या बीफ या मटन का कोरमा करते हैं, तो वो फिर पूरा दिन शाम तक जो जिस वक्त मेहमान आता है, मेहमान का भी टाइम नहीं होता और खाना भी हमेशा दस्तरखान पे होना चाहिए। बिल्कुल। तो सर आज आप क्या खा कर आ रहे हैं? आप पुलाव खा कर आ रहे हैं, मटन खुरमा खा के आ रहे हैं, शीर खुरमा खा के आ रहे हैं? आज मैंने पुलाव खाया है, और मटर पुलाव घर में पका था, ठीक, और साथ में कोरमा था, और करेला कीमा पका था, ओके, कुछ चंद एक चीजें मैं खाई है। सही।
ये वैसे भी सिंध की कुछ सब्जियां जो है ना बड़ी एक ट्रेडिशनल बिल्कुल बिल्कुल और मैं आपको बताऊं मैंने ये सेवइयां खाई हैं जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, वो शेप में भी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं थोड़ी सी थिक सी, लेकिन बहुत अलग टेस्ट होता है क्योंकि मैम रिवायती प्योर है और उसमें कोई मिलावट नहीं है ना, तो वो तो उसका तो टेस्ट ही बहुत ही डिफरेंट होगा आम सवैयों से, क्योंकि जैसा कि सर बता रहे हैं कि सवैयां तक वहीं बनती हैं और शक्कर तक वहीं होती है, तो ऑब्वियसली वो एक प्योर चीज जब मिलके कोई चीज क्रिएट होती है तो बड़ी लजीज होगी, आई एम श्योर। अच्छा आपको बताऊं सब्जियां जब बनती हैं खासतौर से बच्चों के लिए बड़ा अट्रैक्शन घर में बनती है, तो बच्चों की भी कीमे की मशीन वाली चलती है, ओके इसी तरह की मशीन होती है सभी। अच्छा, वो जैसे वो कॉटन कैंडी जो बनती है उस टाइप की कोई मशीन होती है उस, अच्छा आपने कभी कीमे की मशीन देखी जी 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 वैसी मशीन होती है, ओके और बच्चों को शौक होता है कि वो घुमाएं उसको, वो ओके, तो वो उनके लिए भी एक फन एक्टिविटी हो जाती है और उनकी पार्टिसिपेशन भी रहती है, वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा, अब ईदी भी आ जाते हैं थोड़ा सा, सब बचपन में आपको कोई ऐसी ईद याद है कि जो कोई ऐसा ईद का वो वाकया जो आपको आज तक याद हो और अपने बच्चों के साथ शेयर करते हो? हर ईद ये हमेशा याद रखने जैसी होती है, तो नहीं सर, ईदी के हवाले से एक होता है ना, बचपन में तो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन है वो ईदी में होती है कि हमें आपके जो रिलेटिव्स होते हैं कि जी फुप्पो से ज्यादा ईदी मिलती है या चाचू से ज्यादा मिलती है या तायाबू से ज्यादा मिलती है, तो ये ईदी का अट्रैक्शन बचपन में तो बहुत ज्यादा होता है, बड़े होकर तो जिम्मेदारी हो जाती है, हमें देना होता है, तो जब आप ले रहे होते हैं तो उस वक्त का कोई ऐसा वाकया याद है आपको? देखिए मुझे फ्रेंकली मैं कोई सी रिकॉर्ड नहीं, लेकिन हमारे जो ट्रेडिशन है, मेरे वाले साहब अभी भी वही ईदी देते हैं हम सबको, ओके तो वो उनका सब बच्चों के लिए बराबर ईदी होती है, हम सब जाते हैं, मैं अभी भी जाता हूँ सबसे पहले सुबह को, जब हम नहा धो के कपड़े पहन के तैयार होके वाले साहब के पास आते हैं, वालदा वाले उनसे मिलते हैं, फिर हम सब मिलके ईदगाह की तरफ नमाज पढ़ने के लिए ओके, तो उसी वक्त निकलने से पहले वाले साहब हमें ईदी देते हैं, जबरदस्त, और तमाम मुझे भी देंगे तो मेरे बच्चों को भी देंगे, तो मेरी बहन को, उनके बच्चों को, सबको सही देंगे, वही होता है। बाकी हम अपने जो छोटे हैं उनको ईदी देते हैं इस तरह से, बट फ्रेंकली आई मीन क्योंकि एक होता है ना, हर एक घर की अलग अलग रवायत होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, ईदी हैज नेवर बीन ए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इन द फैमिली। वो कहीं वो जो ज्यादा एक तो दरगाह का माहौल होता है, वहीं कोई वो जो शहरों में शायद ये होगा कि बच्चे ईद के दिन निकल के शॉपिंग के, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि ईद के दिन ज्यादातर दुकानें मार्केट वगैरह बंद होती हैं, हाफ डे तक तो बंद होती हैं, बिल्कुल जाके सही तरीके से खुलती हैं। अच्छा, शॉपिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ये शॉपिंग जो है ना नाज़रीन, ख़वातीन का तो बड़ा जो है फेवरेट टॉपिक है, आप एग्री करेंगे मैम मेरी बात से? नहीं, जेंट्स की बात कर रही हूँ, उनको नहीं होता है इतना। सर आप कैसे हस्बैंड हैं, आप मतलब शॉपिंग कराने जाते हैं भाभी को, या आप बोलते हैं कि नहीं भाई ये रहे पैसे, ये रहा कार्ड और आप अपनी मर्जी से करके आ जाएं? जब मुझे कहते हैं कि हमारे साथ चले तो मैं जाता हूँ जरूर, लेकिन आमतौर पे वो खुद कफील है, अच्छा और मुझे कार्ड देने की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि वो खुद बैरिस्टर हैं। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला के फजल से मुझसे ज्यादा उनकी अर्निंग्स है माशाल्लाह। लेकिन हमारे दरमियान कोई तकसीम मियां बीवी के नहीं दरमियान सर, क्या वो तकसीम कितना ही हो कि जो ख़वातीन हैं या जो बेगमात होती हैं वो कितनी खुद कफील क्यों ना हो, लेकिन वो एक होता है कि नहीं ये हस्बैंड ने जो है हमें ईद का जोड़ा बना के दिया है, या ऐसी कोई चीज़ें हैं, क्योंकि वो एक बड़ा अलग मान होता है। डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि जो, और मर्दों को करना भी चाहिए कि जितने भी एटलीस्ट फैमिली के एक्सपेंसेस हैं या उनकी ख्वाहिशात हैं, उनको मर्दों ने ही मीट करना चाहिए अगर वो एक ट्रेडिशनल हस्बैंड बन के रहना चाहते हैं, नहीं तो फिर किचन में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। सही, किचन में भी सही, तो इसका मतलब है अच्छा, तो घर में होम मिनिस्ट्री किसकी है? वेल सेड, ठीक है। और चलें अब यहाँ थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़ी मज़ेदार और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है ईद के हवाले से, और कहीं आपने नहीं जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद स्पेशल प्रोग्राम, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा बुखारी और बैरिस्टर सरफराज
अली मेथलो साहब, और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है ईद के हवाले से, और अपने बचपन की बातें बता रहे हैं, अपने जो है उनका ट्रेडिशन जो है उसके हवाले से बातचीत हो रही है, और उनके जो दरगाह पे जो जिस तरीके से वो ईद सेलिब्रेट करते हैं उस हवाले से हमें बड़ी दिलचस्प जो है बातें पता चली हैं कि सवैयाँ तक वहाँ पे वो ख़ुद बनाते हैं, और शुगर भी वो वहाँ पे ख़ुद, मतलब हर चीज़ बड़ी रॉ फॉर्म में और ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो वहाँ बनती है, तो उसका टेस्ट ही बहुत डिफरेंट होता होगा। मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर अब ये बताइए कि ईद के हवाले से जब शॉपिंग होती है तो आपकी फैमिली में वो लास्ट मोमेंट वाली शॉपिंग होती है जो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, या पहले से पूरी प्री प्लान हर चीज़ हो जाती है? आमतौर पर शॉपिंग जैसे मर्दों के कपड़ों की और ख़वातीन के कपड़ों की उनके वालिद साहब और मेरी वालदा उसको लुक आफ्टर करती हैं। ओके। तो वो किसी भी एक की जिम्मेदारी रखते हैं, वो फर्स्ट रोजे से पहले या फर्स्ट वीक में हो जाती है कंप्लीट। ओके, दैट्स गुड। बाकी किसी को पर्सनलाइज शॉपिंग है, मिसाल के तौर पर किसी ने कोई चप्पल खरीदनी है तो उसकी अपनी उस पैर की साइज दुकान पे जाना है, बिल्कुल। तो बट ये पूरा सिलसिला 15 रोजे से पहले मुकम्मल हो जाता है तकरीबन। अच्छा। कभी कभार किसी काम की वजह से कोई नहीं निकल सका तो फिर वो आखिरी दिनों तक वो सिलसिला जारी रहता है। जैसे आज मेरी मिसेज को मेरी वालदा कह रही थी कि आपकी चंद आइटम्स हैं, इनको आप ले ले, तो ये होता है। बट आमतौर पे मेन शॉपिंग आप लोगों की पहले हो जाती है, हाँ, विच इज़ गुड। और ऑब्वियसली वो क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बड़ा पैनिक भी क्रिएट हो जाता है, और मुझे ये लगता है कि एंड में फिर सारी चीज़ें शॉर्ट भी हो जाती हैं, असल चीज़ें सारी जो है वो पहले सेल आउट हो जाती हैं। मैम आपका क्या है, किस तरीके से मतलब शॉपिंग होती है, पहले ही हो जाती है या? ये कि जो ज़रूरी शॉपिंग है वो पहले हो जाती है, लेकिन ये रमज़ान का और ईद की तैयारियों का अपना एक मज़ा होता है कि आप जाएं कोई ना कोई चीज़ खरीदें। जो यूजुअली मेरा बहुत कम मार्केट जाना होता है, आई एम नॉट अ शॉपिंग पर्सन कि मैं मार्केट जाऊं बहुत ज़्यादा। हाँ, ओके मैम, ऑनलाइन शॉपिंग पे आप? हाँ, मतलब बस कह सकते हैं, लेकिन मैं रमजान में मुझे सबसे ज्यादा मजा ये आता है कि आप जाएं, जाके चीजें देखें और कोई ना कोई चीज, जैसे वो उन्होंने कहा ना कि छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं और उसको खरीदें, तो मुझे रौनक नजर आती है शहर में और लोगों की एक एक्साइटमेंट, उसको देख के भी बड़ा मजा आता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रमजान की सही बात है, वो रौनक चाहे मार्केटों में देख लें या बाहर निकलें, वो अलग ही किस्म की रौनकें होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आप लोगों से पूछनी थी कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, जैसे रमज़ान में हम अफ्तारी बनाते हैं, हम पकोड़े बनाते हैं या डिफरेंट चीज़ें जो भी बनाते हैं, जो इस वक्त जो टेस्ट है आम दिनों में आप बनाते हैं वो टेस्ट आता है आप लोगों को? आम दिनों में इतनी भूख नहीं लगती। नहीं होता है ना, जैसे लोग बना लेते हैं, जैसे बारिश हो रही है बोलते हैं यार बारिश हो रही है तो पकोड़े बना लेते हैं, एक होता है ना लोगों की फैमिलीज में लोग करते हैं ऐसा। मुझे ऐसा लगता है त्योहारों का अपना एक मजा फ्लेवर होता है, तो उस वजह से आपको हर चीज, मतलब इवन आप वैसे आप पूरे साल नए कपड़े बनाते हैं, लेकिन आपको जो रौनक ईद के कपड़ों की लगती है वो आपको किसी और वक्त नहीं महसूस होती। तो शायद खाने पीने में भी ऐसा ही होता है कि वो खास दिन होता है तो और एहतमाम होता है, तो आपको हर चीज जो है ना वो एक मुनफरिद मजा देती है। तो ये तो बड़ी क्रिस्पी बातें तो हो गई है, मैं चाह रही थी थोड़ा सा हम कहेंगे ब्रेक में एक वाकया सुना रहे थे मित्र साहब, वो जरूर हमने उसको रोक दिया था आपके कि हम ऑन एयर जी सर कुछ कह रहे थे आपने बात कही थी पहेलियों की। हाँ, मैं कहा रिडल्स पूछेंगे ना आप लोग से थोड़ा सा कि देखें हमारी तरफ से भी कोई है। तो हमारा एक वाली खैरपुर से मंसूब एक पहेली है, उसने अपने दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा मैं पहेली दूंगा, है बहुत मुश्किल, लेकिन अगर किसी ने नहीं बताई तो उसको मैं सर कलम करा दूंगा। तो सर ये मेरे लिए तो ऐसा कोई हुक्म नहीं है ना, आप सिर्फ बता रहे हैं या डरा रहे हैं मुझे? देखिए आप बुकला के इशारों को आप समझ हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ सर, तो मैं भी एंकर हूँ ना, इसलिए उनके इशारे समझ गए कि ये इशारा आपको मेरी तरफ तो नहीं। आप ये कहें ना, आप ये कहें कि आपके इंटरव्यू में हमने इस गेम का रूल बदल दिया, अब हम पहेलियां नहीं पूछेंगे, हिकायात पे बात करेंगे। तो उसने खैर पहेली दी, उसने कहा कि चुल दे बरसों फिर दिए, म्याऊ म्याऊ कर दी है, कुछ लम्हास भला बताओ किए। तो फारसी में है कि सराइकी में है कि चुल के गिर, चूल्हा जो होता है उसके गिर घूमती है, उसका जो पूंछ है, टेल है वो लंबा है, दुम उसकी लंबी है, म्याऊ म्याऊ कर दी, बताएं क्या है? सब बिल्ली हुई ना, बिल्ली होती तो पहली थोड़ी होती। उसने बड़ा पूरी दरबार में बिल्कुल साकित हो गए, सब लोग खामोश हो गए, बड़ी देर 2-4-5 मिनट की खामोशी के बाद, पिन ड्रॉप साइलेंस के बाद एक ने कहा कुक्कड़। अच्छा। तो बादशाह ने कहा तो सारी अग दी सुन ले,
कि आपकी पहले से सुनी हुई है, इसीलिए इसलिए आपने बता दिया। अच्छा, तो फिर बादशाहों की पहलियां ऐसी होती थी, सही बात है। उसकी सारी निशानियां बिल्ली से मिले, लेकिन उसका हाँ ख्याल ना, मुर्गी में मुर्गी लगा। मुर्गी में लगा। वही ना सर, जो आपने बताया कि म्याऊं और वो टेल, क्योंकि मुर्गे की तो नहीं टेल बादशाह थी, की मर्जी, तो वो इसलिए कुकर वो से कुछ म्याऊं भी करा देगा। सर सही बात है। अच्छा, वो बादशाह का दौर खत्म हो गया, वरना सबके सर खत्म हो रहे होते। बादशाह में देखिए, ये बड़े सगीर के, अब आपने बादशाह का निकाला है, तो मैं कहता हूँ कि बड़े सगीर जो कि सकाफत का और तहजीब का गहवारा रहा है, हजारों साल की हम तहजीब क्लेम करते हैं, बिल्कुल। मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, सब कुछ है, लेकिन लिखत में रिटन लॉज हमारे पास सिर्फ तब बने जब यहाँ पे कॉलोनियल इरा शुरू हुई। उससे पहले बादशाह की जो मर्जी होती थी वही आपकी तकदीर होती थी। बिल्कुल। किसी को फांसी दे दो, किसी को सर कलम का दो, देयर वाज नो वे टू डिटरमिन कि किसकी क्या एंड होगी। तो ये बड़ा एक, लोग कहते हैं कि अंग्रेज के आने से नुकसानात भी जहाँ बहुत सारे हुए, वहाँ पे एक नए दौर की शुरुआत हुई कि आपके पास कोई रिटन फॉर्म में एक कानून आया जिससे आपको अपने हकायक का, हकूक का पता चला कि आपके क्या हकूक हो सकते हैं और आपके जो हकूक है उनके बारे में किस तरह फैसले होंगे। तो ये रिटन प्रोसीजरल लॉज और रिटन जो सब्सटेंटिव लॉज है, जितने भी कवानीन, उससे पहले कोई लिखत का कानून इस बड़े सगीर में नहीं था। बिल्कुल। तो दैट इज आयरनी ऑफ द थिंग्स, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन और आपके पास कोई शय नहीं है लिखत में। बिल्कुल, और ये कवानीन होने भी चाहिए थे ताकि लोगों को अपने राइट्स का पता चले। और सर, जहाँ हम कवानीन की बात कर रहे हैं, लोगों के हुकूक की बात कर रहे हैं, राइट्स की बात कर रहे हैं, तो ज़रा ये भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक भी ज़ाहिर है लॉ से है, आप बैरिस्टर हैं और आप माशाल्लाह आप प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो सर, घर के अंदर स्पेशली आपके बच्चों की अगर बात कर लेते हैं, ज़ाहिर है सर बच्चे हैं आपस में, कोई मुकदमा आपके सामने आता है बच्चों का, फिर आप उसका क्या जस्टिस कर पाते हैं कि कोई बच्चा लाडला है, उसकी शिकायत आ गई और वो कसूरवार है, तो इस चीज़ सिचुएशन को आप कैसे टैकल करते हैं, या आप मिसेस को बोल देते हैं कि भाई ये आप टैकल करें? नहीं, देखें, असल बात ये है कि टैकल खुद को करना चाहिए। आप तो आप बकेट पास ऑन ना करें अगर आपके पास बच्चे आते हैं, और उनको बजाय कि आप ये कहें कि इसकी ये गलती है, इसकी ये सजा होनी चाहिए, एहसास पैदा करना चाहिए। बिल्कुल, कि अपनी गलती का एहसास हो, उसको वो चीज, बच्चा जो गलती पे भी है उसके ऊपर टाइम सजा देने पे ना लगाए, उसके अंदर उस गलती का एहसास कि इस गलती, इस मामले में ये चीजें हुई हैं जिससे दूसरों का ये नुकसान हुआ है, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप कैसा महसूस करेंगे, और उससे वो जो एहसास पैदा, वो जिंदगी में वो बच्चा दोबारा गलती करने से गुरेज करेगा। बिल्कुल ऐसे यही बात मैं माशरे के लिए भी कहता हूँ हमेशा कि अगर हमारे अंदर ये एहसास हो जाए कि जिंदगी में सिर्फ झगड़ना नहीं है, अना नहीं पालनी, तो आप सुलह पसंद माशरे की बुनियाद रखेंगे। बिल्कुल। जब आपके अंदर सुलह पसंदीदगी आ जाएगी तो खुद उसकी जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होंगी, आपकी अदालतों के ऊपर बोझ खत्म हो जाएंगी, आपकी बाहमी ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हो जाएंगे माशरे में एक दूसरे के साथ अफराद के। तो ये चीजें एहसास पैदा करने से होती हैं, और ईद चूंकि खुशियों का दिन है, उसमें इस एहसास को का आज़म भी दोहराने का जरूरत है कि आप एक दूसरे के साथ अफहम व तफहीम और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। दूसरे की जब आपके साथ कोई ज्यादती भी करे तो उसका रिएक्ट करने से पहले ये जरूर सोचें कि वो किन हालात से गुजर रहा है कि ये बात कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि सर इस वक्त जो सिचुएशन है, नहीं हमको पता होता कि कौन सा शख्स किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ जो है घर से बाहर निकला है, तो दैट्स ट्रू। और एक और चीज़ है सर, ठीक है, ईद एक त्यौहार है, हम एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेशंस का नाम है ईद, लेकिन ऑन अदर साइड हमें अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल करना है, क्योंकि इसार का जज्बा जो कहते हैं, या लोगों के ख्याल, या हम जो हुकूकुल बात की बात करते हैं, क्योंकि कुरान में भी जगह जगह अल्लाह ताला ने हुकूकुल बात के लिए बड़ा ज़ोर दिया है, जिसको हम बहुत ही अक्सर इग्नोर करते हैं। तो इस ईद पे हम आप लोगों से ये भी चाहेंगे कि आप कोई एक मैसेज अपनी तरफ से जो हमारे ऑडियंस को देना चाहें
कि सिर्फ अपनी खुशियों का ख्याल ना रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें, क्योंकि सर बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे आस पड़ोस में ही कोई ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनको हम कहते हैं सफ़ेद पोश फैमिलीज़ हैं, तो उनके साथ भी आप खुशियाँ बांटें। और अगर आपको अल्लाह ताला ने इतना दिया है, आप साहिब इस्तिताअत हैं, तो अपनी खुशी में उनको भी शामिल करें ताकि वो इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकें। मैम, हमने ये देखा है कि बिलखुसूस अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं, दुनिया भर में जब कोई त्यौहार आते हैं तो वो सेलिब्रेशंस के लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो हर चीज़ पे सेल लगा देते हैं ताकि हर ख़ास व आम जो है उस इवेंट को, उस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सके। हमारे यहाँ मामला उल्टा है। के हवाले से हम देखते हैं कि सोसाइटी नहीं तैयार हुई है, और क्योंकि कंज्यूमर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें। लेकिन आप ये देखें कि दुनिया में आप ये तो देखते हैं हम कि कीमतें कम हो जाती हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि फिलंथ्रॉपी सबसे ज्यादा इस सूबे में हमें नजर आती है, हमें चैरिटी नजर आती है, बिल्कुल। हमें जहाँ पे बहुत सारे इफ्तार होटल्स में नजर आते हैं, वहीं हमें सड़क पे भी बड़ा इंतजाम नजर आता है आम अफराद के लिए। और मैं समझती हूँ कि एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे आप कभी नहीं कह सकते कि किसी को इफ्तार के लिए एक अच्छी खुराक ना मुयस्सर हो, आपको इतने एहतमाम नजर आते हैं। तो हमें यकीनन अपनी सोसाइटी की भी उन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए कि अगर एक तरफ हमें कोई परेशानी नजर आ रही है तो दूसरी तरफ हमें उसका मदावा भी नजर आ रहा है। और बहुत सारे लोग हैं, देखिए अब तो हालात ये कि जिस किस्म से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों से लोगों को हटाया गया है और कट किया गया है जो स्टाफ है उसको, तो जाहिर है वो जो एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है उसकी वजह से भी बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग ऐसे हैं कि जो अपनी ज़रूरियात, बेसिक ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर सकते। तो हमारी ज़रूरत और हमारी एक जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम सिर्फ ये ना सोचें कि हमें किसी एक रकम को अपने पास से निकालना है, बल्कि ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये देखें कि वो हकदार तक पहुँच रही है या नहीं। तो उसमें हमें ज़रूर थोड़ी जद्दोजहद करनी चाहिए, उनको तलाश करना चाहिए जो खुद से नहीं कह सकते अपनी ज़रूरियात को। आप उन्हें देख के बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, और फिर खामोशी से अगर आप उनकी मदद कर दें तो मेरे ख्याल में फिर हम ईद को बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि एक जो आपके नफ्स को तस्कीन होती है, आपको एक इत्मीनान होता है कि आपने किसी के लिए कुछ किया। और सबसे बढ़ के देखिए, हम जो भी तालीम हासिल करते हैं हम सारी जिंदगी नहीं पढ़ते, लेकिन जो हमने पढ़ा होता है वो सारी जिंदगी हमारे काम आता है, कि वो अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। हर साल का एक ऐसे ही तालीम का एक महीना है कि जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए हर साल अल्लाह ये एक हिदायत देता है कि आप कुछ चीज़ों को समझें जो आप ज़िंदगी गुजारते हुए भूल जाते हैं। और दूसरी बात ये कि ये एक महीना इसलिए भी है ना कि ताकि ये जो प्रैक्टिस है इस पूरे महीने की वो बकिया 11 मंथ जो है उसके अंदर हम करें। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं मैम, बड़ी खूबसूरत बात करेंगे आप, हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है और मज़ा भी आ रहा है, लेकिन अब मैं लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सा चैलेंज बैरिस्टर साहब के लिए भी और डॉक्टर हुमा बुखारी के लिए भी। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन जो है इस चैलेंज को जो है अच्छे से जो है एक्सेप्ट करता है और सही जवाब देता है। सर, सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। पहला रैपिड फायर आपसे पूछ रही हूँ कि ईद का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? ए, सुबह जल्दी उठना, बी, नए कपड़ों को सेफ रखना, सी, हर मेहमान को खाना जो है मैनेज करना, और डी जो है सिर्फ मिठाई देकर ईदी से बचना। सिर्फ मेहमानों को अटेंड करना है। मेहमानों, सर इसका मतलब आप सुबह 7 बजे कभी भी नहीं उठे, एक्सपीरियंस ही नहीं किया? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज सुबह उठना होता है। नहीं, रूटीन में मैं 7 बजे से पहले उठता हूँ और इतवार समेत। तो फिर आपके लिए तो फिर ठीक है, चले उनके आपके हिसाब से ठीक है। चले मैम, आपकी तरफ आते हैं। कौन सा ऐसा रिश्तेदार होता है जो सिर्फ ईदी देने से पहले याद आता है? फुप्पो, मामू, ताया, या जो सबसे अमीर हो? मामू। ओके, चलें, ये आप अपने हिसाब से बता रहे हैं। हमारे पास जवाब था डी, जो सबसे अमीर हो। नेक्स्ट सर, आपसे पूछ रहे थे। कभी ईदी में कारोबार नहीं किया ना। चलें सर, अगर ईद पर एक ही चीज़ खा सकते हो तो क्या आपकी प्रेफरेंस होगी? बिरयानी, शीर खुरमा, मिठाई, या जो फ्री मिल जाए? मेरा ख्याल है मिठाई, क्योंकि मीठी ईद है, मिठाई। ठीक है, ज़बरदस्त। मैम, आपसे पूछते हैं, सबसे एनोइंग बात जो हर ईद पर होती है?
बेटा बड़ा हो गए हो, अब तुम्हें ईदी नहीं मिलेगी, मिठाई लो ना बेटा सिर्फ एक और, ठीक है। चलो ग्रुप फोटो लेते हैं, तुम्हारे नए कपड़े तो पहले जैसे ही लग रहे हैं। इनमें से कोई भी नहीं। जो बच्चे सुबह नहीं उठते ना रात भर जाग के, वो सबसे अनोइंग बात लगती है, जब उनको उठाना पड़ता है कि उठ जाओ, 2 घंटे हो जाए, कुछ भी सोए, उठ जाओ सुबह जल्दी। अच्छा, ये वाला ऑप्शन आपका हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं, ठीक है। अच्छा मैम, कुछ थोड़ी सी सर पहेलियां ना पूछ लें आप लोगों से, अगर थोड़ी अभी सी भी हिम्मत है आपके अंदर बादशाह का वाकया सुन के तो पूछ सर वो तो बादशाह का दौर था, अब तो बादशाह का दौर खत्म हो गया है, तो हमने बादशाहत खत्म नहीं हुई है। बादशाहत खत्म नहीं हुई, लेकिन वो दौर खत्म हो गया, तो इसलिए अब कोई डर नहीं है कि सर खत्म हो जाएगा। हाँ वही कह रही हूँ ना, क्या वो डर नहीं है कि हम सर खत्म करने का डर नहीं है ना सर, अब तो बादशाह नहीं है, तो वो डर भी खत्म हो। सुना है ना कि वो जो तारीख राहों में मारे गए। जी 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 ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा सर, पहले आपसे पूछ रहे हैं, मेरी लाइफ में सिर्फ व्हाइट और ब्लैक कलर्स हैं, ठीक है, पर ईद वाले दिन मेरा आउटफिट ब्राइट हो जाता है, हर केस में फैसला करता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? वकील तो फैसला नहीं करता, जज। यस, हमसे बनते हैं। सही। चलें, ईदी के दिन एक केस फाइल होता है, हर घर में इस पर बहस होती है, कोई कहता है मिठाई होनी चाहिए, कोई कहता है सिर्फ बिरयानी होनी चाहिए, ये कौन सा केस है? मेरे ख्याल में फैमिली कोर्ट केस है। बिरयानी वर्सेस मिठाई केस। चलें जी। अच्छा सर, लेकिन आप कह रहे थे कि आप भी कोई पहली पूछने वाले, या वो बादशाह वाले ही बोल के आपने डरा दिया मुझे? पहलियां तो होती रहती है, लेकिन पहलियों का मकसद ये होता है गुफ्तगू और एक किस्म की इंटेलेक्चुअल आपके दरमियान गुफ्तगू शुरू हो जाए, तो उसको उसी इस काइंड ऑफ स्पोर्ट, एग्जैक्टली, और स्पोर्ट की जाती है रिश्तों को गहमाने के लिए। तो जो गांव देहात में शाम को लोग इकट्ठे बैठते हैं, खवातीन अपनी बैठक करती हैं, मर्द अपनी बैठक करते हैं, उसमें ये रूटीन में इस तरह की बातें पहेलियों की होती रहती हैं। अच्छा, निस्बतें देके पुराने दास्तानों की निस्बतों के हवाले से, जैसे हमारे यहाँ सिंध के अंदर पुरानी दास्तानों में उमर मारुई है, बिल्कुल, पुनू है, बिल्कुल, इसी तरह से हमारे यहाँ मुमल रानो है, सोनी मिहार है, बिल्कुल, इसी तरह से ये इन तमाम लोगों की निस्बतें देके, और फिर कोई शेयर करता है, कोई उसकी पहेली बनाता है। अच्छा सर, बड़े आपने वो किस्से छेड़ दिए, वो दास्तानों की बात कर दी आपने, सस्ती पन्नों का नाम ले लिया और दीगर का, तो सर आज का जो जनरेशन है, लेकिन आप लोगों का जो फैमिली बैकग्राउंड है, जिस तरह से आप लोग इतने कनेक्टेड हैं अपने ट्रेडिशन से, तो सर आपके जो बच्चे हैं उनमें भी वही उतना ही इंटरेस्ट है उन तमाम स्टोरीज़ में, उन तमाम दास्तानों में, या वो मतलब फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन चीज़ों को? नहीं, देखिए इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आप मुसलमान के घर में जो बच्चा पैदा होता है वो इस्लाम का ही कलमा पड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपके घर में का कल्चर है कि आप अपनी हिस्ट्री को, अपने ट्रेडिशन को दोहराते हैं, तो बच्चे वो नेचुरली लर्न करते हैं, उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो इसको बड़ा जैसे कहते हैं कि डिसिप्लिन के साथ पढ़ा भी जाता है, बताया भी जाता है, ताकि आप अपने ओरिजिन से न टूट सके। ठीक। और इसमें शाह अब्दुल लतीफ भटाई का मैं कहूँ, अगर सिंध मॉडर्न सिंध जितनी भी है, आज से कोई तकरीबन 400 साल पुरानी सिंध जो भी है, इस पूरी तहजीब का बानी है वो। बिल्कुल ऐसे ही है। एक दिन का रिसर्च करके कहाँ से ससुई को उठाया, उसकी पूरी दास्तान को रिसर्च करके जमा किया। इसी तरह से मुमल और राणों को इकट्ठा किया उसने, उमर और मारुई को इकट्ठा किया। बिल्कुल। तो ये सारी दास्तानें इकट्ठे करके, और सिंध का एक जो इम्प्रेशन उन्होंने बनाया कि सिंध में खवातीन शुरू से मोतबर हैं, इज्जत कमाने वाली हैं, और जो हमारे यहाँ आज बाकी माशरों में खवातीन को एक सेकेंडरी लेवल दी जाती है, सिंध के अंदर सदियों से खवातीन अव्वल। आप देखें ना, इस समाज में बिल्कुल ऐसा है, यहाँ की जितनी भी देवताएं हैं अक्सरियत खवातीन हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अगर इस्लाम से पहले भी जाएं और इस्लाम के बाद भी आए, ये जितनी भी दास्तानें हैं, इनमें जितनी भी हीरोइंस हैं, वो सारी खवातीन हैं, और उनकी फ्रीडम की ये लेवल है कि जो सोहनी है किसी की बीवी है, लेकिन उसका अगर किसी के साथ किसी भी लिहाज से कोई पसंदीदगी या चाहत होती है, तो वो भी सोसाइटी में कंडेम नहीं की जाती, उसको भी हमारे शोरा ने, सूफिया ने महफूज किया है। इसी तरह से आप देखें अपना
ससुई पुनू है, ससुई की लव मैरिज है पुनू के साथ, पुनू की ससुई के साथ लव मैरिज है। जी। ये प्यार की वो स्टोरियां है। इससे महसूस होता है कि यहाँ पे जो घुटन सी इस सोसाइटी में आज पैदा हुई है, ये हमारे यहाँ एलियन है। हमारी सिंध की अगर आप ट्रेडिशंस प्रिजर्व करेंगे तो आपको ये बड़ी लिबरल सोसाइटी मिलेगी यहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि अब जो है इन चीज़ों का काफ़ी फुकदान हमें देखने को मिलता है? और जहाँ तक रिसर्च की बात की आपने, तो सर अब उस तरह की रिसर्च नहीं लोग कर रहे होते हैं, जो बस हुई हुई है बस उसी के ऊपर, यानी कोई नई चीज़ इन्वेंट करना, मतलब क्योंकि उसके बाद भी कोई ऐसी दास्तानें आई होंगी, लेकिन वो जो अब के माशरे में अगर हम देखें तो उस चीज़ की काफ़ी हमें कमी नज़र आती है। आपको नहीं लगता ऐसा? लेकिन कमी इसलिए आती है कि जब भी आपके माशरे का सोशल फैब्रिक, फैब्रिक इसी कपड़े को कहते हैं, इसकी जितनी भी तंदे हैं, जो धारें हैं, वो एक दूसरे के साथ अगर प्रॉपरली बुनी हुई है तो ये फैब्रिक बनती है। लेकिन अगर यही तंदे एक दूसरे के साथ लपेट जाएं तो वो फैब्रिक नहीं बनेगी, रस्सी बन जाएगी। एग्जैक्टली। तो रस्सी तब बनेगी जब इसमें से कुछ निकलेंगी। ये जो माइग्रेशन है, इकोनॉमिकल माइग्रेशन, जो करंट माइग्रेशन है, लोग अपने अपने आबाई रहायश गांवों से, कस्बों से निकल के शहरों की तरफ आ रहे हैं, इसमें वो फैब्रिक टूट रहा है। इस कस्बे की ये तमाम अफराद उस धारों की तरह, धागों की तरह निकल के उस कपड़े से एक नए कपड़े में जाके घुसना शुरू, शहरों में या दूसरे जगहों पे आती है, उससे वो पूरी ट्रेडिशन टूटती है, फिर वो प्रिजर्वेशन भी टूटती है। इन चीजों का हुकूमत को और हमारे समाज में जो बाशऊर लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको शहरों के अंदर भी प्रिजर्व किया जाए। जैसे अनवर मकसूद साहब जैसा करेक्टर कराची के अंदर आपके पास है, ये आपकी तहजीब के अमीन लोग हैं। इसी तरह से जैसे बाकी शहरों के अंदर भी आपको हर जगह के लोग इस तरह से मिलेंगे। सोबो ज्ञान चंदानी साहब थे लाड़काना में, सखर में इस तरह से आपको करेक्टर्स मिलेंगे। बाकी तो हर 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 कोई जगह दानिश्वर और बाशऊर लोगों से खाली नहीं है। बिल्कुल ऐसे है सर, बस ये कि उनको हम सही से एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे होते, शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है। बात ही कि हम उसको हाईलाइट नहीं करते। देखिए जैसे अभी इतनी खूबसूरत बात की ना कि हमारे यहाँ औरत को मतलब बड़ा लिबरल एक वो मकाम हासिल है और उसको आज़ादी भी मिली है, उसकी इज्जत भी है, जो हमें बहुत सारे उन माशरों में नजर नहीं आती जिसकी हम मिसालें देते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम जो हमारे यहाँ की जो अच्छी बातें, हम अपने मजहब को देख लें, हम अपने इक़दार को देख लें, हम अपनी सोसाइटी को देख लें, हमें औरत बहुत प्रोटेक्टेड नजर आती है, बड़ी इज्जत एहतराम के साथ नजर आती है। तो उन चीजों से रिलेटेड जितने वाक़यात हैं और जो मिसालें, उनको असल में हाईलाइट करने की जरूरत है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं गुफ्तगू में उनका जिक्र होने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि ये हमारे जो है निसाब में भी शामिल होनी चाहिए। पहले थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो है निसाब से ख़त्म कर दी गई हैं। तो अगर सिंध साहब बाहर आएँ तो अभी अगर आप आज की जनरेशन को उठा के पूछें, सस्सी पुन्नू के बारे में किसी को नहीं पता होगा, सोनी माहवल के बारे में किसी को नहीं पता होगा, हीर रांझा का तो शायद थोड़ा बहुत पता, लेकिन इतनी डेप्थ में नहीं पता होगा। तो अच्छा, ये तो सारी चीज़ें हो गई सिंध के हवाले से, लोगों की दास्तान की बात होगी। मैम जैसे सर ने कहा कि हम, अच्छा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैम आपसे फिर सवाल करेंगे। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, बहुत दिलचस्प प्रोग्राम चल रहा है, स्टे विद अस। जी मैम, ब्रेक से जाने से पहले आपसे मैं एक सवाल करना चाह रही थी। वो सवाल ये है कि जैसा कि वैसे साहब ने कहा कि इनका तो फैमिली ट्रेडिशन है कि ईद के दिन भी ख़वातीन बैठ के अपनी बातें करती हैं, अपनी पहेलियाँ, और इस तरह से जो मर्द हज़रात हैं वो भी। आप जैसे होस्ट करती हैं, जैसे आपके घर में ईद के दिन डिनर होता है, तो सर मैम कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कोई गेम्स खेले जा रहे हों या कुछ ऐसा? बिल्कुल। मुझे तो ये बात कभी समझ ही नहीं आती कि आप बड़ी संजीदगी से आएँ और एक काम की तरह खाना खाएं और चले जाएं। मुझे हमेशा ये होता है कि आपके यहाँ कोई भी इवेंट हो, चाहे वैसे ही क्यों ना मिल रहा हो, हैपनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल हैपनिंग होनी चाहिए। आप कोई भी एक चीज निकाल लें। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये बात मेरे बच्चों में भी आई है। मेरी दोनों बेटियां भी इस हवाले से बहुत करते हुए देखा ना उन्होंने। एग्जैक्टली, हाँ। तो वो जो अभी बात हो रही थी ना कि बच्चों को आप शुरू से शामिल रखें अपनी चीजों में, अपनी वैल्यूज में, तो वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा, ये इसलिए भी जरूरी होता है कि जब कोई आपके घर आए तो उसको ये एहसास हो कि वो आपके लिए अहमियत रखता है। आपने कोई फॉर्मेलिटी नहीं, मुकम्मल
मुकम्मल की हाँ, है कि मतलब बस आने आपने वाले किसी को को ये ना बुला लगे हाँ कि उन पे गिरां गुजर रही है। हाँ ये बिल्कुल। कि आपने बस एक रस्म एक पूरी की हाँ है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उसके लिए जरूरी है कि आप हर दफा एक नई जिद्दत सोच के रखें कि बस आज सब इकट्ठे होंगे तो ये तो कुछ करना नया है, होना चाहिए। कोई अच्छा नया होना। मैं जैसे अपना अगर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, मुझे ये होता है कि चाहे वो इवन बर्थडेज हो या ये ईद सेलिब्रेशंस हो, एक ईदी के लिए ना मैं वो गुडी बैग्स बनाती हूँ और उस गुडी बैग्स के अंदर मैं स्पेशल किस्म के एनवलप्स जो है वो घर में खुद उसको बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए वही अट्रैक्शन होती है कि वरना आप नॉर्मल से एनवलप्स पकड़ा दें तो वो भी उनके लिए होते हैं, लेकिन एक बच्चों के लिए और फिर बड़े जो हैं वो गेम्स हाँ, हैं बहुत तो सारी वो कुछ चीजें हैं, गिफ्ट्स बिल्कुल। हैम्पर्स लेकर आ गए। अच्छा भी गेम है, जिसने गेम विन किया उसको एक गिफ्ट मिल गया। तो ये छोटे छोटे से आपके जेस्चर्स होते हैं बिल्कुल। जो आप अपनी फैमिली की बॉन्डिंग आपकी जो है काफी स्ट्रांग होती है। तो बिल्कुल। आई थिंक कि ये सारी चीजें होनी चाहिए बिल्कुल और रूटीन से हटके, क्योंकि हम एक काम कर रहे होते हैं तो फिर वो डिफरेंट भी होना चाहिए, वो रूटीन वाली चीज नहीं होनी चाहिए। आपको अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को जिनके साथ आपका एक ताल्लुक है, उनको ये एहसास दिलाना जरूरी है कि वो आपके लिए अहम है। बिल्कुल। तो बस ये अगर हम इस बात का ख्याल रखें ना तो मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी के बहुत सारे मसाइल, हल हो खास जाएं। तौर पे अना के मसाइल हमारे बहुत जल्दी खत्म हो जाए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैम, पुराने वक्तों में ये बड़ा ट्रेडिशन होता था कि जो मैके से जो है वो चांद रात को जो है वो सवैयाँ और वो सारे उसकी लवाजमात और वो चूड़ियाँ तो मेहंदी वो, तो ये ट्रेडिशंस अभी भी कायम है? हाँ हाँ बिल्कुल है। मैंने कहा ना कि मैं तो आई एम अ पर्सन ऑफ ट्रेडिशंस, तो मुझे तो जो चीजें हैं बड़ा अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि मैम देखिए हर कोई अपने घर में ये सारी चीजें लाता है, लेकिन एक स्पेशल फील कराते हैं आप इस तरह से करके ना, और फिर वो एक जो एक कनेक्शन होता है आपका मैके के साथ कि जी वो मैके से जो है आपका ईद का जोड़ा भी आ रहा है या इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो वो। और ये देखिए आप सिर्फ मैके में जरूरी नहीं है, अगर आप काम करते हैं तो जो आपके हाँ, लोग हैं, स्टाफ उनके है, साथ, उनके हाँ। उनको आप इस तरह की चीजें देना, बिल्कुल। या आपके दोस्तों में भी, मतलब जो भी मैंने आपको कहा ना, जिसको भी आपको ये एहसास दिलाना है कि वो कोई अहमियत रखता है या आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये ट्रेडिशन इट्स जस्ट टोकन ऑफ लव कह लें आप, क्योंकि आप अपना एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने लव वन से कि आप उनके लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं और आपकी ज़िंदगी में उनकी कितनी अहमियत है। तो क्योंकि उस कहते हैं ना कि एक लोग अक्सर ये बात कहते हैं अगर आप मोहब्बत से दिया हुआ पत्थर भी अगर आप उसको मोहब्बत के लिफाफे में लपेट के दे तो वो भी बड़ी अहमियत का हामिल होता है लोगों के लिए। दुनिया में इतनी अफरा तफरी हो गई है कि आज के ज़माने में अगर आप किसी से अच्छे से गुफ्तगू कर लें, बिल्कुल अच्छे से मुखातब हो जाए, आपके लहजे में अगर जो आपकी नीयत है उसका अक्स झलक रहा हो, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें वहीं स्मूथ हो जाती हैं। Exactly. लेकिन हम समझते ये हैं कि शायद अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ बड़े आर्टिफिशियल तरीकों को अपनाना है और वहीं से फिर खराबियाँ पैदा होनी शुरू होती हैं। बिल्कुल मैम, और बैरिस्टर साहब आपसे हम चाहेंगे कि आप लोग कोई एक मैसेज आवाम को देना चाहें इस ईद के मौके पे। आज ईद का दिन है और हम भी अपनी ईद की खुशियाँ आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने आए हैं और बहुत अच्छा लगा हमें, लेकिन हम चाहेंगे कि आप भी सर कोई एक मैसेज अच्छा सा हमारे व्यूअर्स के लिए दें, और मैम आप भी। लेडीज फर्स्ट। देखिए ईद के हवाले से अगर कुछ कहना है तो मैं ये कहूँगी कि खुश रहें, और खुश रहने का सबसे आसान तरीका ये है कि दूसरों को खुश रखें। ज़बरदस्त। सर आपकी बारी। यही बात मैडम ने कही, यही कोर ऑफ द जैसे कहते हैं बात, ईद का स्पिरिट यही है कि खुशियाँ बांटें, एक दूसरे के साथ मिलें, दरगुजर से काम लें। बिल्कुल। एक दूसरे को जज करने के बजाय एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान करें, तो उम्मीद है कि इससे खुशियाँ बढ़ेंगी और लोगों के अंदर एक खुशी की लहर, एक माशरे के अंदर खुशहाली, खुश आईनी आएगी। बिल्कुल। तो यानी एक ऐसे अजराए मजाक में एक बात कहूँ, जैसे मजरू साहब ने कहा कि एक दूसरे को जज करने के बजाय एक दूसरे के वकील बने। सही बात है, हाँ, ताकि एक दूसरे की वकालत कर सकें। तो नाज़रीन क्या बात है ज़बरदस्त सी कि खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। चले ना मैम, हम केक लेकर आए थे चैनल 5 की तरफ से, तो हम उसको केक को कट करते हैं ताकि ईद का जो हमारी जो सेलिब्रेशन है वो मीठे के बगैर तो अधूरी है। तो चलें केक कट करते हैं।